चलो वाइंडिंग के अंदर अगला टॉपिक देखो। देखो अपने पहले पढ़ा था क्या, कोयल पिच पढ़ ली और तुमने पढ़ ली कौन सी, पोल पिच पढ़ ली। अब अपने पढ़ेंगे कम्यूटेटर पिच। देखो नाम से ही तुम्हारे को पता चल रहा है कम्यूटेटर। इसका मतलब जो कम्यूटेटर होगा उस पर क्या चीज जोड़ते हो, आर्मेचर के चालक। इसका मतलब आर्मेचर के चालक जो होंगे वो कहाँ कहाँ व्यवस्थित करोगे तुम लोग, कम्यूटेटर के खंडों पर कहाँ जोड़ोगे, क्योंकि खांचों में तो अलग दूरी होगी, लास्ट में कम्यूटेटर खांचों कम्यूटेटर की खंड पर ही तो जोड़ेंगे उनको। तो जब तुम लोग खंड पर जब उस चालकों को जोड़ोगे तो वहां उनके बीच की दूरी जो होगी वो तुम्हारी क्या कहलाती है, कम्यूटेटर पिच। अब यहां से ध्यान रखना, 2 से 3 चीजें अलग सीखनी पड़ेगी तुम्हारी को। देखो तो पहला तो इसके अंदर रहेगा कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच, हिंदी में इसको बोलेंगे दिक् परिवर्तन। परिभाषा क्या बनेगी कि एक ही कोयल की कितनी एक्टिव साइड होती है, दोनों एक्टिव साइड की कहाँ दूरी देखेंगे, एक्टिव साइडों की कम्यूटेटर खंडों पर दूरी क्या कहलाती है, कम्यूटेटर पिच। और इसे अपने क्या लिखेंगे, YC से, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे को डायग्राम दिख रहा ना, ये वेव लेप वाइंडिंग है और ये ध्यान रखना सिंप्लेक्स है। सिंप्लेक्स का मतलब क्या होगा कि तुम्हारी एक कोयल का पहला चालक एक नंबर पर अगर खंड पर जुड़ा है ना तो दूसरा अगले पर ही जुड़ेगा। अगर ये ड्यूप्लेक्स होती तो देखो क्या होता, इसको अगले वाले पेज पर लेके चलते हैं। देखो कि समझ गया, देखो इन चारों डायग्राम को तुम ध्यान से समझना, 1 2 3 4 1 ये 5, ये गलत आ गया एक, इसको देखो। अब अपने कम्यूटेटर पिच दिखा रहे हैं। देखो कोई भी एक डायग्राम देख लेना ध्यान से, 2 4 सेम है, कोई बात को नहीं। देखो एक तो अपने पास होगी लेप वाइंडिंग, इसके अंदर कैसे निकालेंगे, और एक अपने पास होगी वेव। देखो वेव के अंदर जब तुम लोग देखोगे ना तो उसका एक फार्मूला ही है, ठीक है, वो अपने आगे बात करेंगे। पहली चीज देखो, अगर तुम्हारा पहला यहां जुड़ा है दूसरा यहां पर जुड़ा है तो ये सिंप्लेक्स है, 1 और 2 हो गया। अब तुम्हारे को यहां से ध्यान में रखना है कि इसका पहला 1 नंबर पर जुड़ा है दूसरा 2 नंबर पर, तो 1 में से 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब पहले के बाद में दूसरा जस्ट दूसरा आएगा। तो इसके अंदर ध्यान रखना, देखो अपने पास एक तो होगा सिंप्लेक्स, एक होगा ड्यूप्लेक्स और एक होगा ट्रिप्लेक्स और एक होगा क्वाड्राप्लेक्स। सिंप्लेक्स होगा, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और एक होगा क्वाड्राप्लेक्स। देखो सिंप्लेक्स के अंदर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहां तुम लोग लिखेंगे 1, लेकिन लिखेंगे प्लस माइनस। डुप्लेक्स के अंदर ध्यान रखना पहला 1 नंबर पर होगा, दूसरा तुम्हारा 2 पर नहीं होगा, दूसरा तुम्हारा होगा 3 पर। ये 1 2 और ये 3 पर। फिर ध्यान रखना 1 2 3 और 4, अब ये सेम है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो डुप्लेक्स के अंदर देखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इसका मतलब तुमने पहला 1 नंबर पर जोड़ दिया, उसके में 2 ऐड कर दो, 30 दूसरा जो साइड जाएगी वो 3 नंबर पर जाएगी। तो इसके अंदर 2 आ गया, इसके अंदर प्लस माइनस 3 आ गया और इसके अंदर प्लस माइनस कितना आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब दिमाग में ये आना चाहिए प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। अगर तुम लोग आगे बढ़ रहे हो तो जैसे तुम लोग ऐसे चल रहे हो, यह प्रोग्रेसिव आगे जाना,
तो तुम्हारी हमेशा ध्यान रखना, आप कम्यूटेटर पिच निकालेंगे तो दूसरी में से पहली निकल घटाएंगे अपने, दूसरी दो बड़ी है संख्या, एक माइनस करेंगे तो एक आएगा। इसका मतलब अगर तुम्हारा प्लस चिन्ह जो लेंगे वो लेंगे प्रोग्रेसिव के अंदर, और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर जो आर्मेचर के चालक होते हैं वो घड़ी के घुमाव की दिशा में लेके चलते हैं, ये अपने आगे बात करेंगे। माइनस जो होगा वो तुम्हारा होगा रेट्रोग्रेसिव के अंदर, रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रतिगामी, मतलब अगर उल्टा चलते हो कि तुम्हारा 1 नंबर है वो तो यहाँ है और 2 नंबर तुम्हारा 1 पर है, तो ये अपने आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो ये बात दिमाग में सेट होगी कि प्रोग्रेसिव ठीक है, और तो यहां से तुम्हारे ये बात। अब ध्यान रखना, अगर मैं लेप वाइंडिंग की जगह अगर वेव वाइंडिंग यूज करता तो वेव वाइंडिंग के अंदर तुमको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर तुम्हारे को एक चीज दिमाग में आनी चाहिए। देखो एक डायग्राम उठाते हैं, क्या बात होगी, डिलीट तो नहीं हो गया, इसको देखो, ये जो तुम्हारी है ना ये वेव वाइंडिंग है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान रखना क्या होगा कि तुम्हारे कम्यूटेटर पिच जो होती है ना, एक अपने पढ़ेंगे एवरेज पिच, ठीक है, ये दोनों बराबर होती है। इसके अंदर ध्यान रखना जो तुम्हारा यहां से स्टार्ट होगा तो यहां तक आएगा, इसके अंदर ध्यान रखना कि जो तुम्हारी पहला खांचा और दूसरा खांचे के बीच की दूरी होगी वो एक पोल पिच के बराबर होती है। दिल्ली मेट्रो 9 अप्रैल जो मेरा पेपर था उसमें ये सवाल आया था कि किस प्रकार की वाइंडिंग में कि एक ऑयल की प्रथम और द्वितीय एक्टिव साइड के बीच की दूरी एक पोल पिच के बराबर होती है। यही सवाल 2018 इसरो में पेपर हुआ था, उसके अंदर भी सेम सवाल आया था, सिंप्लेक्स लेप, सिंप्लेक्स वेव, इस तरीके से। तो ध्यान में रखना कि यहां से यहां तक की दूरी होती है। अब ये दूरी कितनी छोड़ेंगे ये डिपेंड करेगा तुम्हारा किसके ऊपर, एक फार्मूले पर करेगा। देखो फार्मूला क्या आएगा कि वेव के अंदर ध्यान रखना ये वेव वाइंडिंग है, इसका आएगा Z प्लस माइनस 2 इंटू प्लेक्स बटा में आएगा पोल। प्लेक्स, सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्राप्लेक्स होगा। चालक कितने, अब ध्यान रखना अन्वेष का अगर तुम लोगों ने पेपर देखा होगा तो एक सवाल आया था कि इनमें से कौन सी आर्मेचर चालकों की संख्या एक वेव वाइंडिंग के लिए मान्य। एक डमी कोयल नाम सुना तुमने, डमी कोयल यूज करेंगे वो इस फार्मूले पर डिपेंड करेगा, वो फार्मूला बता देगा कि डमी कोयल क्यों यूज करेंगे, तो सारी बातें कल आएगी अपने पास, ठीक है। जब तुम लोग आर्मेचर चालकों की संख्या 30, 31, 32 से कुछ भी लोगे तो इस फार्मूले से अपने देखेंगे तो यहां से अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना यहां से पहला चालक है, यहां दूसरा चालक है, तुमने ऐसे डाला है। अगर ये डुप्लेक्स होता तो यहां से स्टार्ट होता ये कुंडली, फिर यहां आती, तो ये दूरी हमेशा सेम रहती है, दूरी चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब इसके अंदर ध्यान रखना कि यहां से लेकर यहां तक जो दूरी होगी वो पोल पिच के बराबर होती है। अब इसका एक फार्मूला और बनेगा जो PSPCL जेई के पेपर में पूछा था 2019 में, वो क्या सवाल था देखो। तुम्हारे को पता है कि Z प्लस माइनस 2 इंटू प्लेक्स है, बटा में क्या है, यही है। अगर यहाँ चालक नहीं दिया और तुम्हारे को दे दी कोयल तो इसकी जगह 2C लिखेंगे, लिख दें 2C, तो 2C प्लस माइनस 2 प्लेक्स बटा में आ गया P, हो गया। 2 कॉमन ले लो कॉमन, जैसे ही तुमने 2 कॉमन लिया तो C प्लस माइनस 2 यहाँ क्या बनेगा प्लेक्स, ऐसा बनेगा, और भाग में क्या बनेगा P। इस दुए को तुम लोग भाग में दिखा दो, कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये दुआ चलकर ऊपर ही आएगा,
ये सवाल आया था पीएस स्पेशल जेई के अंदर। यहाँ 2 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 2 बार आ गया। उसमें ये सवाल था कि जो डीसी मशीन जो होती है उसमें वेव वाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच का कौन सा फार्मूला सही है, तो इसका फार्मूला ये सही था। समझ में आएगी बात, कैसे करेंगे। तो तुम्हारे को चालक की जगह पोल लेने, तो इसके 2-3 फार्मूले बनेंगे, देखो सारे लिख देते हैं। इसकी जगह तुम लोग लिखोगे 2C प्लस माइनस 2 प्लस, और एक ध्यान रखना ये प्लस तुम्हारे को पता चल चुका होगा कब लेंगे, माइनस कब लेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना एक सवाल ये भी सवाल है कि जैसे मान लो तुम्हारे को चालकों की संख्या दे दी और पोलों की संख्या दे दी, ठीक है, 2 पोल की मशीन है, तो तुम्हारे को ये सवाल पूछेगा कि इनमें से कौन से चालकों की या तो मान्य या अमान्य संख्या वेव वाइंडिंग के लिए है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, तुम लोग पढ़ते हो डमी कोयल। डमी का मतलब समझते हो क्या, दुकान ना का 12 जी कपड़ा पिला के रखा नहीं, डमी है भाई, की कौन नहीं कर रहे हैं, बस एक शो पीस है। वैसा ही क्या होगा जब तुम लोग इस वेव वाइंडिंग को करते हो ना, तो तुम्हारे जो आर्मेचर के जो चालक होते हैं वो खाली रह जाते हैं, 1-2 खांचे खाली रह जाते हैं, वो इस फार्मूले की वजह से रहेंगे, वो तुमको मैं बताऊंगा आगे। अगर ये खाली रह गए तो इसका मतलब वो खांचा खाली रह गया तो वो भाग हल्का हो गया, मोटर चलेगी तो डगमगाएगी, कंपन करेगी, मतलब यांत्रिक संतुलन नहीं हुआ, यांत्रिक वाइब्रेशन करेगी एक प्रकार से। तो इसके अंदर अपने क्या करते हैं, कोयल डाल के बंद कर देते हैं इसको। उस कोयल के कनेक्शन इधर वाली वाइंडिंग के न तो सीरीज में करते हैं ना समांतर में करते हैं, वो सीधा कोयल डाल के छोड़ देते हैं सीधा ही। ये वाइंडिंग न तो ईएमएफ का उत्पादन करती है, कुछ भी नहीं करती। तो एक सवाल पूछा जाता है कि डमी कोयल किस वाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वेव वाइंडिंग में। दूसरा काम क्या करते हैं, यांत्रिक संतुलन प्रदान करती है। ठीक है, और ये मैं आगे बताऊंगा, इसके अंदर कल अपने बात करेंगे लेप और वेव में, तब ये समझ में आएगी डमी कोयल यूज क्यों कर रहे हैं अपने। अब देखो यहां से इतनी बात समझ में आएगी। अब ध्यान रखना यहां से, और एक अपने पढ़ेंगे इक्वलाइजर रिंग, समकारी छल्ला, वो वेव के लेप के अंदर यूज करते हैं, वो क्यों करें। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब अपने बात करेंगे, देखो प्लस तुम लोग लोगे प्रोग्रेसिव के लिए और माइनस लेंगे रेट्रो। तो कम्यूटेटर भी समझ में आ गई कि एक ही कम्यूटेटर है, उसकी दोनों जो एक वाइंडिंग है उसके जो दोनों एक्टिव साइड है वो कम्यूटेटर में कहाँ जुड़ेंगे। ठीक है, प्लस लेंगे प्रोग्रेसिव के लिए, बात तुम्हारे को अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगी जब अपने बात करेंगे प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे को 3 चीजें पढ़नी है। एक तो पढ़नी है फ्रंट पिच, एक पढ़नी है बैक पिच, एक पढ़नी है रिजल्टेंट पिच परिणामी पिच, और एक तुम्हारे को पढ़नी है कौन सी, एवरेज पिच। ठीक है, अब इन तीनों के लिए एक डायग्राम चखना पड़ेगा अपने को, फिर तीनों डायग्राम दिमाग में सेट हो जाएगी और परिभाषा वहीं से बनेगी, ध्यान से सुनना। वाइंडिंग में एक बात ध्यान में रखना, अगर तुम्हारे को डायग्राम का पता है तो तुम्हारा सारा सिस्टम सेट हो जाएगा। एक तो मैंने लेप ली और एक मैंने वेव ली है। ये तो अपनी लेप और ये अपनी है वेव, दोनों को चुकना पड़ेगा। परिभाषा आगे लिखेंगे, देखो इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, उधर वाले में सारा कुछ, लेकिन इधर वाले में अपने बना देंगे। इसके अंदर ऐसे चलते हैं, समांतर पथ चलते हैं, इसके अंदर सीरीज में चलते हैं, तो ये सीरीज वाइंडिंग होती है, ये समांतर वाइंडिंग होती है। इसमें सीरीज में वोल्टेज ज्यादा मिलती है, इसमें धारा ज्यादा मिलती है। सारी बातें कल पढ़ेंगे। अब देखो पहली चीज एक बात दिमाग में रखो, यहां तुम्हारे को दिखाई दे रहा है वाई बीर, यहां तुम्हारे को दे रहा है वाई एफ, और यहां तुम्हारे को दे रहा है वाई आर। परिभाषा दिमाग में सेट है। देखो एक ही कोयल की पहली एक्टिव साइड और दूसरी एक्टिव साइड की खांचों में दूरी, जो तुमने कोयल पिच की परिभाषा पढ़ी वही तुम्हारी बैक पिच की परिभाषा, एक प्रकार से कि एक ही कोयल की प्रथम एक्टिव साइड और द्वितीय एक्टिव साइड के बीच की बैक पिच है। देखो, और एक चीज ध्यान रखना, ये तुम्हारी फ्रंट साइड होती है कम्यूटेटर वाली साइड मशीन की, और ये बैक साइड होती है। तो बैक साइड से देखें तो ये चोटी दिखेगी, और ये चोटी देखो एक तो यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, तो ये तो इसकी पहली एक्टिव साइड है ये। ठीक है, और फ्रंट देखेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखोगे तो इसकी पहले की तो दूसरी एक्टिव साइड है और दूसरे की, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। अब दिमाग लो, इधर आ जाओ मेरे पास, ये पहली कोयल है ना,
इसकी पहली एक्टिव साइड ये रही, दूसरी यही है। तो अब तुम्हारे एक दिमाग लगाओ कि यहां से यहां तक तो तुम्हारी बनेगी, वो बनेगी बैक पिच बनेगी। जब इस लाइन को यहां से उठाओगे कम्यूटेटर की साइड पर, फ्रंट साइड होगी। यहां से देखेंगे तो यहां से एक तो ये लाइन है रेखा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बनेगी, फ्रंट बनेगी। अब परिणाम क्या निकलता है, जैसे दौड़ लगती है तो ध्यान रखना कि उसकी ये टांग या उसका जो ये मतलब छाती वो ऐसे धागे के लगा देते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो पहला एक बंदा की कब लगी और दूसरे की कब लगी, दोनों की सेम चीजें देखी जाती है। यहाँ दागोने की बिंगी तो आ टांग देख शार बिंगी उल्टी टांग देख, ऐसा तो कुछ नहीं होता। या इसकी टांग देखेंगे अपन हाथ लगा दियो दूर ही, ये तो नहीं है। अब देखो इसकी ये कौन सी साइड है, एक्टिव साइड तो पहली एक दूसरी है, और इसकी कौन सी एक्टिव साइड है, अरे कोयल नंबर 2 है, अरे कोयल नंबर 1 आधी दिखा रहा है, पूरी बना दिया। यानी कि दोनों जो लगातार कोयले होंगी उनकी प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी यही है, रिजल्टेंट पिच होगी। अब देखो इसकी तो पहली एक्टिव साइड ये रही, दूसरी कोयल की ये रही, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, समझ में आई बात, दिमाग में घुसी है। अब तुम्हारे को यहां से देखो, मैं एक चीज बता रहा हूं, देखो अब तुम्हारे को परिभाषा 3 तो पता चल चुकी है। बैक पिच की परिभाषा क्या होगी कि एक ही कोयल की जो दोनों एक्टिव साइड है उनकी खांचों में दूरी। फ्रंट की क्या बनेगी कि पहली कोयल की तो दूसरी एक्टिव साइड और दूसरी कोयल की प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी, समझ में आ गई। रिजल्टेंट का क्या बनेगा कि दो लगातार या दो क्रमागत कोयल की प्रथम एक्टिव साइडों के बीच की दूरी, वो भी खांचों में देखेंगे, ये भी ध्यान रखना, ये सारे खांचों में, ये कम्यूटेटर पर है। अब कम्यूटेटर पर इसको यहाँ जोड़ा है, दूसरो यहाँ जोड़ा है, समझ में आएगी बात। अब तुम्हारे को यहां से पूछेगा रिजल्टेंट पिच का फार्मूला, LMRC 2016 में एक सवाल आया था बे वाइंडिंग का। अब मैं तीनों का पहले तो परिभाषा लिख देता हूं। देखो तुम्हारे को, देखो पहली चीज तो अपने को क्या बात पढ़नी है, बैक पिच क्या बनेगा, क्या लिखेंगे है, परिभाषा क्या बनेगी, एक ही कोयल की दोनों एक्टिव साइड की खांचों में दूरी लिख देना, बैक पिच कहलाती है। अब इसकी फ्रंट पिच, इसको लिखेंगे, ध्यान रखना, फ्रंट पिच क्या बनेगी, एक ही कोयल है, पहली कोयल है उसकी तो दूसरी और दूसरी की पहली, इनके डायग्राम इधर साथ बनाना अगर कॉपी में लिखो तो ध्यान रखना, एक ही प्रथम कोयल की दूसरी एक्टिव साइड और दूसरी कोयल की क्या होगी, दूसरी कोयल की प्रथम एक्टिव साइड के बीच की दूरी, हो गया। रिजल्टेंट लिख दे, ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, रिजल्टेंट। देखो परिणामी बोलेंगे इसको हिंदी में, बैक को बोलेंगे पश्च, फ्रंट को बोलेंगे अग्र और रिजल्टेंट को बोलेंगे परिणामी। परिणामी के अंदर तुम लोग क्या लिखोगे कि दो क्रमागत या लगातार कोयल्स की प्रथम एक्टिव साइड्स के बीच की, हो गया। अब इसके अंदर देखो तुम्हारे को, देखो अगर तुम्हारे को वो फ्रंट पिच या बैक पिच देगा तब तो तुम्हारे को कुछ नहीं करना, वो खांचों में दूरी देगा तो वहां से निकल जाएगी। लेकिन रिजल्टेंट पिच कैसे निकलेगी, दो फार्मूले तुम्हारे पास, दो फार्मूले बनेंगे।
एक तो बनेगा लैप के लिए और एक बनेगा वेव के लिए। ये फार्मूले ध्यान में रखना भाई, ठीक है। देखो हम एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से सुनो। देखो इसकी रिजल्टेंट पिच निकालनी है तो तुम देखो यहां से अगर मैं इतने में से इतना माइनस कर दूं तो मेरे को इतना इतना मिल जाएगा। अगर मैं इतने में से इतना माइनस कर देता हूं तो ये मिलेगा, रिजल्टेंट तो ही हो गया। मतलब बैक में से क्या घटाना है, ये ध्यान में रखना, बैक में से क्या घटाएंगे, फ्रंट। अब इसके अंदर भी वाइंडिंग दो प्रकार की होगी, एक तो होगी प्रोग्रेसिव। अभी जो तुम्हारे को वाइंडिंग दिखाई है कौन सी वाइंडिंग है पता है, और एक होगी रेट्रो। देखो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस करेंगे तो हमेशा बैक बड़ी होती है। बैक मतलब बैक ज्यादा उसी जो भी तो अपने आगे चलेंगे, तो याद रखने के लिए बता रहा हूं। इसके अंदर ध्यान रखना कि तुम्हारी ये प्रोग्रेसिव ऐसे चल रही है ना, ये प्रोग्रेसिव है तो इसमें बैक बड़ी होती है। ये भी अपने आगे पढ़ेंगे कल। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच बड़ी होगी, तो इसका मतलब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में जो तुम्हारी रिजल्टेंट पिच है वो तुम्हारे को भी पता चल चुका है कि बैक माइनस क्या करेंगे। लेकिन अगर ये रेट्रोग्रेसिव होती है ना तो तुम्हारा फार्मूला उल्टा बनता। तो ये बात भी तुम्हारे को याद रखना है कि किस प्रकार की वाइंडिंग में बैक पिच बड़ी होती है, किस में फ्रंट पिच बड़ी होती है, प्रोग्रेसिव ले रेट्रोग्रेसिव है वैसे। अब इसका देखो, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, तुम्हारे को ये निकालना है तो पहले तो इसको इतना तक जोड़ो, इसको इतना तक जोड़ो, क्या आएगा, तो इसका तो प्लस ही करना है। तो भले प्रोग्रेसिव हो चाहे रेट्रोग्रेसिव होएगा तो जोड़ी, चाहे इसमें इसको जोड़ दो चाहे इसको इसमें जोड़ दो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बैक और फ्रंट क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, याद रह जाएगा। तो तुम्हारा बैक फ्रंट और रिजल्टेंट डायग्राम अगर दिमाग में है तो सारा निकल जाएगा। फार्मूले ध्यान रखना, प्रोग्रेस करेंगे तो बैक यानी कि अपने पिछले बड़े होने चाहिए, वो अपने को सपोर्ट करके आगे देंगे। और रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे आ रहे हैं, पीछे आने का मतलब तुम्हारे से वो आगे वाले बड़े हैं, तुम लोग बैक आओगे तो यानी कि फ्रंट पिच बड़ी होगी रेट्रोग्रेसिव में और बैक पिच बड़ी होगी तुम्हारी किसके अंदर, प्रोग्रेसिव के अंदर। और उसके अंदर तुम्हारे को जरूरत ही नहीं है वेव वाइंडिंग के अंदर रिजल्टेंट पिच की। अब देखो एक आता है एवरेज पिच। एवरेज ध्यान है क्यों है, राशि होगा ये बड़ा राशि होगी, ये होता है ना। तो इसके अंदर देखो अपने एवरेज जो निकालेंगे ना वो निकालेंगे बैक पिच और फ्रंट पिच का एवरेज। तो एक तो अपने पास वाइंडिंग होगी लैप और एक अपने पास होगी वेव। अगर इसकी एवरेज पिच निकालनी है तो इसका दोनों का जो बैक पिच और फ्रंट पिच को जोड़ के निकाल देना। लेकिन वेव के अंदर कभी भी तुम लोग निकालोगे तो वेव के अंदर एवरेज पिच और कम्यूटेटर पिच दोनों बराबर होती है, ध्यान में रखना। ये भी एक पेपर में सवाल आया था कि किस प्रकार के वाइंडिंग में जो औसत पिच और जो दिक परिवर्तक पिच यानी कि दोनों का मान क्या होता है, बराबर है। ये तुम्हारे से ऐसे पूछ सकता है, बराबर होता है बराबर नहीं होगा ऐसे करके कुछ भी, इसके अंदर बराबर नहीं होता, ये दोनों का एवरेज निकलेगा, ठीक है। ये वो परिभाषाएं खत्म हो चुकी है, बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच, एवरेज पिच, कम्यूटेटर पिच, सारी पिच खत्म है, अब समझ में आई। अब तुम्हारे को 3-4 परिभाषा एक्स्ट्रा बताता हूँ, वो ध्यान से सुनो। एक तो अपने पास वाइंडिंग के अंदर आएगा कम्यूटेटर की संख्या, कम्यूटेटर खंडों की। अब ये बातें लिखने की जरूरत नहीं है कि कम्यूटेटर खंड जो होते हैं वो डीसी मशीन के अंदर डीसी मोटर में काम क्या करेंगे कि अंदर जो एसी है उसको बाहर डीसी देंगे, मोटर के अंदर क्या होगा जो बाहर डीसी दे रहे उसको अंदर एसी में चेंज करेगा। हार्ड्रोन कॉपर का बना होगा, अपकेंद्रीय बल के प्रभाव को कम करने के लिए वी आकृति में होता है, दो खंडों के बीच में अबरक भरा जाता है, अबरक की मोटाई 0.5 से 1 mm के बीच में होती है। खंडों की चौड़ाई, ब्रश की चौड़ाई खंड की चौड़ाई का लगभग 2 गुना होता है, ठीक है। और लगभग उसका हार्ड कॉपर उसका बनाते हैं और तांबे से हार्ड होता है अबरक, ठीक है। कार्बन का ब्रश है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट होगा, तांबे ग्रेफाइट का है तो उसका 1.6 के आसपास होगा, ऐसे करके तुम लोग ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बातें ध्यान। अब देखो कम्यूटेटर खंडों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, अब एक डायग्राम देखो इस चीज को,
कोई सा भी देख लो, ये देख लो, यहां देखो ये खंड है तुम्हारा, इस खंड पर कितने चालक जुड़े हैं? 2 चालक नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे? एक कॉइल, ये बोल सकते हो ना बस। तो ये ध्यान में रखना, क्या याद रखेंगे कि आर्मेचर चालकों की जो संख्या, जो कम्यूटेटर खंडों की संख्या, ये ध्यान रखना किस पर डिपेंड करती है? आर्मेचर कॉइल्स पर क्या करती है? निर्भर। इसका मतलब खंड जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? आर्मेचर कॉइल्स के होंगे। और या तुम लोग लिख सकते हो चालकों का क्या होगा? सी बराबर तुमने ये पढ़ा है, या टी बराबर तुमने चालक, अगर तुम्हारे पास देखो एक खंड पर 2 चालक जुड़ रहे हैं, खंड तो एक है, चालक 2 है ना, तो तुम्हारे पास खंड जो होंगे वो चालकों का तो आधा ही है। दूसरा देखो आता है ब्रश की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ब्रशों की संख्या, हालांकि कल और पढ़ेंगे लेवे में। अगर तुम्हारे को ब्रशों की संख्या पूछ ले तो यह डिपेंड करेगा आर्मेचर धारा की मात्रा पर, और धारा की जो मात्रा लेंगे वो वाइंडिंग के आधार पर लेंगे। लेकिन पेपर में ऑप्शन दोनों ही मिलेगा, कि बोलेगा कि डीसी मशीन है, कोई भी मशीन दे देगा, और बोलेगा ब्रशों की संख्या किस बात पर डिपेंड करेगी? वाइंडिंग के प्रकार पर करेगी, पोलों पर करेगी, जो भी। वाइंडिंग का प्रकार मत करना, क्योंकि वाइंडिंग का जो तुम लोग प्रकार लोगे वो तुमको धारा कितनी चाहिए उस आधार पर लोगे, लेकिन वास्तव में तुम लोग जो यूज कर रहे हो वो धारा के कैलकुलेशन के लिए कर रहे हो, धारा को कलेक्ट करने के लिए। और ब्रश का जो काम होता है वो क्या? धारा को एकत्रित करना होता है। ये भी ध्यान रखना कि ब्रश का मेन काम होता है भारी परिपथ में धारा को कलेक्ट करना, किसमें? डीसी जनरेटर में। और मोटर में काम क्या करता है? उस धारा को मोटर तक पहुंचाना। ये भी ध्यान में रखना, मोटर का पूछ रहे, जनरेटर का अगर कुछ नहीं दिया तो फिर वो डीसी मशीन देगा सीधे। तो आर्मेचर धारा की मात्रा पर अब तुम्हारे पास फिर बात आती है कि वाइंडिंग कितने प्रकार की होगी? 2। एक तुम्हारे पास होगी लेप, और एक तुम्हारे पास क्या होगी? वेव होगी। एक तुम्हारे पास क्या होगी? लेप, और एक तुम्हारे पास होगी वेव। लेप का अगर मैं तुम्हारे को ब्रशों की संख्या का फार्मूला बताऊं तो लेप के अंदर ब्रशों की संख्या का फार्मूला बनेगा पोल इंटू प्लेक्स। और वेव के अंदर अगर तुम्हारे से पूछ ले तो वेव के अंदर ध्यान रखना, वैसे तो अपने को पता है 2 ही होता है, लेकिन प्लेक्स पर भी डिपेंड करेगा, तो इसका फार्मूला बनेगा 2 इंटू DRDO 2015 के अंदर जो डिप्लोमा बेस पर पेपर हुआ था उसमें ये सवाल दोनों आए थे। एक में तो सीधा ही दे दिया कि 4 पोल का डीसी जनरेटर है, उसमें बताओ कितने होंगे समांतर पथ। समांतर पथ ब्रश की संख्या सेम ही होती है, ध्यान रखना, ये कल पढ़ेंगे अपने। ब्रश की जो संख्या होगी वो तुम्हारे को ध्यान में रखना प्लेक्स पर और ब्रश पर पोल पर डिपेंड करेगी, किसमें? लेप के अंदर। लेकिन वेव के अंदर पोल पर डिपेंड नहीं करती, ओनली डिपेंड करेगी प्लेक्स, सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स है या ट्रिप्लेक्स है, क्वाड्राप्लेक्स है। अगर तुम्हारे पास है 4 पोल की मशीन है और वह पोल है लेप, वाइंडिंग और सिंप्लेक्स है, तो 4 इंटू 1 प्लेक्स कर देंगे। डुप्लेक्स होगा तो 4 इंटू 2। एक सवाल ये भी था कि 4 पोल की मशीन और डुप्लेक्स है तो उसमें ब्रशों की संख्या कितनी होगी, तो 4 दूनी 8 कर देना। इधर 2 का पाड़ा पड़ना है, सिंप्लेक्स है तो 2 इंटू 1, डुप्लेक्स है 2 इंटू 4, 2 इंटू 3, ट्रिप्लेक्स 4, तो समझ में आई बात। फिर बात आती है कि ब्रश की संख्या के बाद में देखो, हालांकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है ब्रश के ऊपर, वो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ ब्रश बना किसका होता है। ब्रश की जो स्थिति जो होती है ना मशीन के अंदर, वो कहाँ रखते हैं? वो होता है एमिनेंट पर। ठीक है, अगर सवाल पूछे कि धारा के उच्चतम प्रवाह के लिए या उच्चतम न्यूनतम स्पार्किंग, मशीन है उसमें स्पार्किंग कम से कम हो, तो ब्रश की उत्तम स्थिति कहाँ होगी? तो एमएनए पर होगी। ब्रश बने किसके होते हैं? सामान्यतः तांबे के, उसके कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन के बने थे। कार्बन के क्यों बने होते हैं? ताकि ब्रश घिसे, खंड ना घिसे, क्योंकि ब्रश को तो बदलना आसान है लेकिन खंड को बदलना आसान नहीं होता। खंड को बदलने के लिए पहले तुम्हारे को वाइंडिंग को खोलना पड़ेगा, और वाइंडिंग को खोलने के बाद उसको वापस सोल्डर करोगे तो वो बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसलिए उसको समझ में आएगा।
अब तुमको मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इतनी बात दिमाग में सेट है, खंडों की संख्या, ब्रश की संख्या दिमाग में सेट होगी, ये वाइंडिंग का ही पार्ट है। फिर देखो, फिर एक चीज आती है तुम्हारी की, क्या चीज आती है दिमाग में, एक तुम्हारे को मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल डिग्री, हाँ? और एक तुमको मैंने बताया था मैकेनिकल डिग्री। इलेक्ट्रिकल डिग्री तुम्हारे को पता ही है क्या, कि जब आर्मेचर घूमेगा तो उसके अंदर एसी के कितने साइकिल बनेंगे। अगर 4 पोल की मशीन है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का फार्मूला तुमको लेता है, तो एक तो 80 इंटू पोल कर देना, या दूसरा फार्मूला बनेगा 360 इंटू पोल जोड़ों की संख्या। ये सवाल हरियाणा हिमाचल वाले में आया था, उसमें यह था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 360 इंटू पोलों की संख्या, पोल जोड़ों को युग्म लिखा आता है, ध्यान में रखना। ये इंग्लिश में लिखोगे तो पोल पेयर, पोल जोड़ों की संख्या। अब मेरी बात सुनो, देखो यहां तुम्हारे को कितने पोल दिख रहे हैं, जोड़े कितने हैं। अगर 180 को पोलों से गुणा करूंगा तो 720, और जोड़े लेंगे तो 2 लेंगे, तो 360 को 2 से गुणा करूंगा तो। फिर एक तुम्हारे को मैंने बताया था मैकेनिकल डिग्री। मैकेनिकल का मतलब ये घूमेगा, एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री घूमेगा, तो मैकेनिकल डिग्री एक साइकिल का कितना होता है 300। और इसके ऊपर सवाल बहुत पेपरों में आ रहे हैं, अब एनवीएस में भी आया था तुम्हारे, 2-3 पेपरों में और में भी आया था, ये बिजली बोर्ड वाले में भी आया था शायद, अपने वाले में ना 27 वाले में, देख लेना। अब देखो मैं चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे को इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध निकालना है, तो तुम लोग काम क्या करोगे, ऊपर तो क्या लिखेंगे, कुछ मर्जी लिखे, तो इलेक्ट्रिकल लिखो तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल लिखो तो मैकेनिकल, तुम्हारा जी करे वो लिख देना इलेक्ट्रिकल, और नीचे लिख देते हैं मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल के सामने इलेक्ट्रिकल का फार्मूला लिखेंगे और मैकेनिकल के सामने मैकेनिकल का, क्योंकि मैकेनिकल तो ध्यान रखना एक बार घूमेगा तो पूरा 360 ही घूमेगा। इसको काट देते हैं, कितना बचेगा। तो इलेक्ट्रिकल अगर तुम्हारे को निकालना हो तो अपने यहाँ बचेगा P बटा में बचेगा 2 इंटू क्या बचेगा। अब एनवीएस के अंदर क्या हुआ, उसने इलेक्ट्रिकल डिग्री दे के मैकेनिकल पूछ ली। अब एक चीज और देखो, यदि मेरे पास पोल की संख्या 2 है तब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों क्या होगी। अब इस लाइन का मतलब तुम लोग पहले समझ चुके हो, दोबारा समझना तो और देखो। देखो ये यहां से यहां तक का पूरा घेरा वो तो कितना होगा, यहाँ क्या है ऐसा होगा, यहां से यहां तक तुम्हारे को पता कितना होगा, यहाँ भी कितना होगा। मान लेते इसमें 36 खांचे, कितने खांचे, पूरा घेरा। अगर अंदर साइन वेव बनेगी तो ऐसे ही तो बनेगी, कितनी डिग्री बनेगी, ये तुमको खांचा कोण में बताऊंगा, स्लोट एंगल। टोटल दूरी कितनी है, खांचों की संख्या कितनी है, ये तुमने बीटा पढ़ा होगा, याद आ रहा है तो क्या कहाँ पढ़ा था, बीटा पढ़े नहीं याद आ गया, बीटा ही है। टोटल दूरी कितनी आ गई 720, 2 साइकिल बनेंगे। यहां से यहां तक पूरे घेरे में कितने हैं, कितना डिग्री बनेगा 20 बनेगा ना। 20 डिग्री पता कौन सा बन रहा है, 20 डिग्री तुम्हारा बन रहा है इलेक्ट्रिकल के हिसाब से। अगर मैकेनिकल के हिसाब से बनाते तो मैकेनिकल पूरा कितना है, कितने चक्सा है। इसका मतलब जब तुम्हारा आर्मेचर जब एक बार ऐसे घूमेगा ना, ऐसे एक खांचे को पार करेगा, तो वास्तव में उसने मैकेनिकल डिग्री तो पार कितनी की है 10, लेकिन इलेक्ट्रिकल कितनी पार कर ली। अब देखो मान लेते हैं कि मैंने 9 खांचों को पार किया, कितने खांचों को,
जैसे ही मैं 9 खांचों को पार करूंगा तो दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरा अंदर जो वेव बनेगी वो इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी ना। इतनी बढ़ने का मतलब हुआ कि तुमने आर्मेचर को घुमाया कितना, यहां से यहां तक 90 डिग्री घुमाया अभी तक, क्योंकि 4 टुकड़े हो गए ना, यहां से यहां तक एक टुकड़ा, यहां से यहां तक। तुमने आर्मेचर को यांत्रिक तरीके से तो घुमाया, उसका चौथा हिस्सा पूरे गोल चक्र का। ऐसे पूरा वर्त है ना कि तुमने यहां से साइकिल स्टार्ट की और तुम लोग यहां तक आ गए, लेकिन अंदर जो आर्मेचर के अंदर साइन वेव बनेगी वो कितने डिग्री तक घूमेगी, वो 180 डिग्री तक। और इस फार्मूले के अंदर देखो, अगर तुम्हारे पास पोल है 4 तो 4 को 2 से भाग देंगे, 2 बचेगा। मैकेनिकल डिग्री तुम्हारी कितनी है, 90 नहीं, नहीं कितने डिग्री है, 10। अगर उसको आर्मेचर को तुमने घुमाया तो आर्मेचर अपनी पोजीशन से तो 10 डिग्री घूमे, लेकिन अंदर जो वेव है वो 20 डिग्री बन चुकी है। कितना बना दिया तुमने, और यहाँ 10 को 2 से गुणा कर कितना आएगा। इसका मतलब पेपर वाला तुम्हारे को 2 चीजें देगा, इलेक्ट्रिकल डिग्री देगा, मैकेनिकल देगा तो पोल पूछ लेगा, इलेक्ट्रिकल पोल देगा तो मैकेनिकल पूछ लेगा, मैकेनिकल पोल देगा तो वो पूछ लेगा। अगर सवाल आ जाए कि कितने पोलों पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री बराबर होती है, देखो 2 पोल पर, क्योंकि देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरा घूमेगा तो अंदर साइन वेव है 360, दो ही एक आधा आधे के 2 साइकिल बनेंगे, और आर्मेचर घुमा वो भी कितना घुमा 360। ये फार्मूला बहुत काम का, ध्यान से सुनना, याद रह जाएगा। यहाँ पर सवाल हालांकि पहला कर चुके आप, बारह का नहीं दोस्तों, याद रह जाएगा। और अगर इसको उल्टा लिखना चाहो तो ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ लिखूँ मैकेनिकल, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार यही फार्मूला दिमाग में चलता है, वो पूछ कुछ उल्टा लेता है। 2 बटा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, 2 बटा पोल करके ऊपर क्या कर देंगे, ठीक है। अगर तुमको ये बात समझ में आ गई तो अगला जो पॉइंट है स्लोट एंगल, वो भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात, ठीक है। अगला देखो, हालांकि अपने उसमें भी आएगा 3 फेज के अंदर भी, लेकिन यहाँ भी पढ़ लेते हैं। देखो इतनी बात समझ आएगी, इलेक्ट्रिकल डिग्री मैकेनिकल डिग्री दिमाग में सेट हुई। इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या बनेगी 180। एक बात ध्यान रखना, ये सवाल आया था दिल्ली मेट्रो 2018 में। सवाल क्या था कि एक इंडक्शन मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिकल डिग्री डिपेंड करी तुम्हारी पोलों पर। और एक बात याद रखना, तुम लोग ये फार्मूला पढ़ते हो ना, मतलब एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एफ बराबर पी एन बटा 120, ये फार्मूला इसी से बना है, ठीक है। कैसे बना है देखो, 2-3 चीजें और देखते हैं अपने, फिर अपने स्लोट एंगल पर आगे चलेंगे। देखो एक तुम्हारे को मैं बताता हूँ एसी साइकिल, ये सवाल शायद हरिया इसमें आया था, लाइन में वाले में। देखो अगर तुम्हारे को बोल दे 6 पोल की मशीन है, 6 पोल 12 पोल कितने मर्जी बोल दे, और सवाल में ये पूछ ले कि उसके अंदर एक आर्मेचर के प्रति चक्रण के दौरान, प्रति चक्र का मतलब समझ गए कि आर्मेचर एक बार घूमेगा तो कितने ऐसी साइकिल पैदा होंगी या कितनी वेव बनेगी, कितने डिग्री घूमेगा, वो सब बता दोगे। देखो कितने पोल ले ले, 4 ले ले। अब एक दिमाग लगाओ, देखो तुम्हारे को पता है 4 पोल है, वेव कितनी बनेगी, पूरी 2 ही बनेगी ना। तो ध्यान रखना कि साइकिल जो होंगे वो ध्यान रखना, पोल का हमेशा क्या होता है, आधा। पोल का हमेशा क्या होगा, आधा। तो 4 पोल की मशीन है तो एक बार घूमेगा तो पूरे 2 साइकिल बनेंगे, मतलब 360 के 2 चक्कर बनेंगे, 6 तो 3 बन जाएंगे। समझ आएगी बात। अब फ्रिक्वेंसी का फार्मूला तुम लोग पढ़ते हो ना, एफ बराबर होता है पी एन बटा 120। ये फार्मूला बनता है ऐसे, क्योंकि आर्मेचर एक बार घूमेगा तो डिपेंड तो करेगा ना कितने साइकिल बनेंगे, वो पोलों पर तो डिपेंड करेगा। अगर मैं 2 पोल लेता तो एक ही साइकिल बनता, 2 पोल ले रहा हूं तो मेरे 2 साइकिल बन रहे। अगर मैं 6 पोल लेता तो मेरे ऐसे 3 बनते, तो पोल का आधा हो गया। फ्रिक्वेंसी का मतलब चक्रों की संख्या होती है ना। मशीन की स्पीड लेते हो हमेशा आरपीएम के अंदर, लेकिन फ्रिक्वेंसी में फार्मूला आता है सेकंड के अंदर। अगर कोई भी मिनट है उसको सेकंड में चेंज करना तो किससे भाग देंगे, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला बन गया पी एन बटा 100, ऐसे बनता है ये, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ये जो साइकिल होंगे वो पोलों की संख्या का क्या होगा, आधा होगा। फिर एक चीज और देखो, फिर आता है स्लॉट एंगल। छोटी छोटी चीजें बहुत चल रही है, ठीक है। स्लॉट एंगल का मतलब हो गया खांचा कोण। खांचा कोण या तो तुम लोग मैकेनिकल लोगे या इलेक्ट्रिकल लोगे। अगर मैं मैकेनिकल लेता हूं तो दिमाग लगाओ क्या लेंगे, मैकेनिकल लेंगे तो पूरा एक राउंड कितने डिग्री का होगा, और बटा में क्या लगा देंगे, स्लॉट यानी कि खांचों की संख्या जी। इतनी बात समझ में आई। अब देखो तुम्हारे पास 36 खांचे हैं, तो 10 से 60 को 36 से भाग देंगे, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। समझ में आई बात। इसका मतलब जो आर्मेचर तुम्हारा एक खांचे को पार करेगा ना तो 10 डिग्री, और 36 खांचे को पार करती वो पूरा एक राउंड ले लेगा। अगर तुम्हारे को इलेक्ट्रिकल पूछ रहे हैं, और एक बात ध्यान रखना, जब तक वो कुछ नहीं देता तो तुम्हारे को इलेक्ट्रिकल पर ही जाना है, ये ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिकल का पहले तो ये पता करो ना कितने खांचे, कितना वो पूरा घूमेगा एक राउंड में, कितना वो साइकिल बनाएगा। तो अपना फार्मूला बनेगा 180 इंटू क्या बनेगा, पोल, और बटा में क्या लगा देंगे, लोड। 180 बटा इंटू पोल की जगह ये भी लिखा सकता है कुल विद्युतीय दूरी, और इसके ऊपर लिखा आ सकता है यांत्रिक दूरी। और ये सारे एक साइकिल के ध्यान में रखना, ये सारे के सारे क्या हैं। जब तुम लोग 3 फेज की मशीन पढ़ेंगे ना तो तुम्हारे को 3 फेज की वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो पहली वाइंडिंग करने के बाद में, आर फेज करने के बाद में वाई फेज जब तुम लोग रखोगे तो तुम्हारे को ये पता करना पड़ेगा कि उसमें खांचे कितने छोड़े, तो ये स्लॉट एंगल काम करेगा वहां पर, ठीक है। तो ऐसी साइकिल बता दोगे, याद रह जाएगा। अब देखो एक छोटा सा 3 पॉइंट और पढ़ते हैं, फिर मैं ये सारा रिपीट करते हैं बड़े। ये डायग्राम याद रखना भाई, एनएफएल के अंदर एक बार इसने डायग्राम दे दिया सीधा, ये पूछ लिया ये वाइंडिंग बता दो कौन सी है। देखो खांचों में चालक के आधार पर ये वाइंडिंग के प्रकार है 3, ठीक है। और 3 समझ गया ना, सिंगल लेयर, डबल लेयर, और तुम्हारा आ गया क्वाड लेयर या मल्टी लेयर। 4 है तो क्वाड लेयर भी बोल सकते हो और मल्टी लेयर भी बोल सकते हो। डायग्राम से ये बात पता चल रही है ना कि कौन सी सिंगल लेयर है, कौन सी डबल लेयर है। तो पहले अपने बात करते हैं सिंगल लेयर की। आगे लिखना खांचों में चालकों के आधार पर वर्गीकरण, तो सिंगल लेयर। अब देखो इसके अंदर एक बात पता चल रही है, ये बात लिखने की जरूरत नहीं है कि इसमें एक खांचे में एक चालक है, डायग्राम बता रहा है तुम्हारे को, एक खांचे में एक चालक है। अब जो चीजें आगे वाली है ना वो ध्यान से सुनो। देखो पहली चीज तो ध्यान रखना, इसके अंदर क्या याद रखेंगे कि इसके अंदर स्लॉट और चालक वो क्या होंगे, बराबर होंगे। स्लॉट और स्लॉट को खांचे लिख सकते हो। दूसरा देखो ध्यान रखना कि जो चालक जो होंगे वो खांचों के बराबर होंगे, हो गया। अब तुम्हारी जो आगे कुंडली यानी कि कोयल है, दिमाग लगाओ कि 2 चालक मिलकर एक कोयल बनेंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास 36 चालक हैं तो कोयल कितनी आ जाएगी, 36 चालक है तो खांचे कितने होंगे, लेकिन कोयल कितनी होगी। तो कोयल तुम्हारी खांचों की क्या है, तो कोयल बराबर क्या आ जाएगा, खांचा बटा में, समझ में। अब एक दिमाग लगाओ, कम्यूटेटर खंडों की संख्या किस बात पर डिपेंड करेगी, कोयल तुम्हारी कितनी है, खांचे कितने हैं। तो एक बात दिमाग में सेट हो गया कि तुम्हारे जो कम्यूटेटर के जो खंड होंगे वो भी खांचों के क्या होंगे, दिमाग में सेट हो गया। ये सवाल वैसे पूछ सकता है कि कौन सा कथन सत्य है कौन सा असत्य है, या सीधा ही बोल देगा कि
सिंगल लेयर वाइंडिंग है, या डायग्राम देके बोल देगा वाइंडिंग कौन सी है। सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होगा, खांचों की संख्या आधी होगी, डबल होगी, 3 गुना 4 गुना जो भी है। दूसरी देखो डबल लेयर है। अब दिमाग में अगर कहानी समझ में आ गई तो ये तुम लोग सारी चीजें लिख सकते हो ना। डबल का मतलब होता है द्वि और लेयर का मतलब होता है प्रति। अब देखो इसके अंदर अपने काम क्या करेंगे कि जो तुम्हारे चालक है, एक खांचे में 2 चालक है, लिखने की जरूरत है। तुम्हारे चालक है वो खांचों का क्या है, रुकना, समझ में आई बात। तुम्हारी जो कॉइल है यानी कि जो कुंडली है, 2 चालक मिलकर एक कुंडली बनाते हैं ना। इसका मतलब ये समझ में कि एक खांचे में कुंडली है एक प्रकार से, तो कुंडली की संख्या क्या होगी, खांचों के बराबर होगी। फिर ध्यान रखना कम्यूटेटर खंड की संख्या क्या होगी, खांचों के बराबर होगी। आईआईटी वाले पेपरों में सवाल आया था, एलएमआरसी में सवाल आया था कि एक डीसी मशीन है, उसमें कम्यूटेटर खंडों की संख्या, कोयल की संख्या बेहतर है, खंडों की संख्या क्या होगी, तो बेहतर ही होगी। ठीक है। अगर कई बार सवाल आ जाए कि 4 पोल की मशीन है, 36 खांचे हैं, डबल लेयर है, तो उसमें पोल पिच क्या होगी। अब तुम्हारे दिमाग में याद रखना पोल पिच 2 तरीके से चल रही है, एक तो खांचों के आधार पर चल रही है और एक चालक के आधार पर चल रही है। खांचे तुम्हारे 36 है और 36 को 4 से पोल है, तो 4 से भाग देंगे तो आएगा 9। उसने एक लाइन और लिख दी डबल लेयर है। डबल लेयर का मतलब हो गया कि तुम्हारे 36 के डबल कर दो, बेहतर चालक है। बेहतर को अगर मैं 4 से भाग देता तो 18 आता है। बहुत पेपरों में ऐसा हुआ है कि उसने दोनों ऑप्शन दे दिए, 9 भी दे दिया, 18 भी दे दिए। अगर ऐसी कंडीशन आई तो तुम लोग डबल लेयर तुम्हारे को दे दिया, तो इसका मतलब तुम लोग ये सोच के चलना कि वो तुम्हारे को चालकों के अकॉर्डिंग पूछ रहे, तो तुम लोग वहां चालकों के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि कल ना कोई ऑब्जेक्शन भी करोगे ना, पहली बात है तुम्हारा आंसर वही माना जाएगा। अगर तुम लोग नो करके आगे फिर ऑब्जेक्शन करोगे तो हो सकता है वो सही माने ना माने, ध्यान रखना। हालांकि बातें दोनों ही सही है उसकी। अगर वो पूछ रहा है चालकों के आधार पर, तब तो तुम लोग चालक के आधार पर बता देना, खांचों के आधार पर पूछे तो बता देना। लेकिन अगर कुछ भी लाइन ही नहीं देता, क्योंकि आज तक ऐसे पेपरों में ऐसा ही हुआ है, उसने कुछ नहीं दिया, वो बस सीधा कहता है इतने चालक इतने वो सिस्टम, ये तुम्हारा जाएगा मल्टी लेयर। मल्टी लेयर के अंदर ध्यान रखना, एक खांचे के अंदर चालकों की संख्या जो होगी वो 2 से क्या होगी ज्यादा। इसकी तुम लोग वो कितने लेयर है वो तुम लोग अपने आप बना सकते हो। ठीक है। तो चालक बराबर 4 इंटू खांचा, ये क्वाड लेयर है, पेंटा लेयर है, हेक्सा लेयर है, तो वो अपने हिसाब से तुम लोग बना देना ये। ठीक है। वो डायग्राम जैसा देगा उस हिसाब से तुम लोग अपने आप बता देना, ट्रिपल लेयर है कौन सी है, डबल लेयर है, सिंगल लेयर है, जो उस हिसाब से, तो उसका तुम लोग अपने हिसाब से, इसलिए मैंने उसमें कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मल्टी लेयर का मतलब है कि उसमें खांचों की चालक की संख्या 2 से ज्यादा आएगी। और हालांकि 2-2 के जोड़े में चलेंगे, ध्यान रखना 4, 8 ऐसे ही चलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है। अब एक चीज और बताता हूँ, फिर अपने आज का सिस्टम एंड करेंगे। 2 चीजें और समझ लो, फिर कल अपने डबल लेयर, सिंगल लेयर और 2-3 चीजें और है वो पढ़ेंगे। देखो ये है तुम्हारी कोयल के कनेक्शन। कोयल के जो कनेक्शन होंगे वो 2 प्रकार के होंगे। ठीक है। पहले इसको दोनों एक साथ डायग्राम देख लो, समझ लेते हैं। देखो एक तुम्हारे पास है प्रोग्रेसिव और एक तुम्हारे पास है रेट्रोग्रेसिव। समझ में आएगी बात। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, और रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है, इसका होता है प्रगामी, हिंदी में इसका मतलब होता है प्रतिगामी, मतलब उल्टा चलना। अगर तुम्हारा कोयल पहला 1 नंबर खांचे में, इसकी पहली साइड, दूसरी साइड 2 नंबर में, और दूसरे की पहली तो 2 नंबर में और दूसरी तुम्हारी 3 नंबर में से चलेगी, तो तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। और ये वाइंडिंग ध्यान रखना, एक चीज तो मैं एक चीज और बता दूं, ये एक तो प्रोग्रेसिव है, दूसरा सिंपलेक्स है, तीसरा सिंगल लेयर है, चौथा लेप है। क्योंकि ये जो तुम्हारे ऐसे तुम लोग फैलाव देख रहे हो ना, ये तुम्हारा उसका होता है, क्योंकि अगर ये तुम्हारी वेव वाइंडिंग होती ना, तो ये वाइंडिंग यहाँ ऐसे होती, दूसरा चालक यहाँ तक होता, तो तुमको पीछे मैंने डायग्राम दिखाया था, देखो
ये देखो ये रहा, एक तो ये सिंप्लेक्स है, कैसे पता चला, इसकी पहली कोयल 1 नंबर पर है, दूसरी 2 नंबर पर है। एक खांचे में देखो यहाँ ये डबल, ये एक खांचे में 2 चालक है ना, तो ये डबल लेयर है, अगर एक होता तो सिंगल लेयर होती। ठीक है, फिर ध्यान रखना ऐसे चल रहा है, आगे बढ़ रही है तो ये प्रोग्रेसिव है, और फिर तुम्हारे को बात पता चल रहा है लेप है। तो कई बार पेपर में डायग्राम देके पूछा है कि वाइंडिंग का प्रकार कौन सा है, तो तुम लोग आइडिया लगा लोगे, प्रोग्रेसिव है, रेट्रोग्रेसिव है, सिंप्लेक्स है, ड्यूप्लेक्स है, सिंगल लेयर है, डबल लेयर, 4 बातें दिमाग में रखनी है। अब मेरी बात सुनो, देखो इसके अंदर देखो, तुम्हारे को एक बात मैंने बताई थी कि ये एक ही कोयल की जो दोनों एक्टिव साइड है उसके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे। फिर ध्यान रखना कि दूसरे की तो पहली, जो यहां देखो इसकी तो ये और इसकी है, इसको क्या बोलेंगे। फिर दोनों की पहली को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये चीज होगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा एक और ये 2 है। अब इसके अंदर एक बात पता चल रही है कि इस कोयल की जो दूसरी साइड है वो तो 2 नंबर पर है और पहली साइड है 1 नंबर पर, और अपने जब पिच निकालते हैं कम्यूटेटर की वो 2 में से 1 माइनस करते हैं, एक आएगा, ये होगा। ठीक है, इसके अंदर देखो ये कोयल नंबर 1 है, इसका ये दूसरा है, इसका ये दूसरा टर्मिनल है वो जुड़ा है तुम्हारा यहां पर, और इसका पहला जुड़ा हुआ है यहां पर, ऐसा ही है, दूसरा जुड़ा है यहां पर, पहला जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब एक दिमाग लगाओ कि अगर तुम लोग पिच निकालोगे कौन सी, कम्यूटेटर की, तो कम्यूटेटर की जब पिच निकालोगे तो अपने को ये बात पता है कि अपने 2 नंबर जो साइड है ना, जो दूसरी एक्टिव साइड है वो कहाँ जुड़ी है कम्यूटेटर पर, वो जुड़ी है 1 नंबर पर, और इसकी जो पहली एक्टिव साइड है वो जुड़ी है 2 नंबर पर। तो अपने हमेशा काम क्या करेंगे, 2 में से जो दूसरी एक्टिव साइड है उसमें से पहले एक्टिव साइड की दूरी माइनस करेंगे, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, और ये तुमको मैंने बताया माइनस हमेशा रेट्रोग्रेसिव के लिए लेना है। ठीक है, फिर एक चीज देखो, यहां जो तुम लोग देख रहे हो ना, यहां ये ऐसे चल रहा है घड़ी के घुमाव के विपरीत दिशा में। तो अगर तुम्हारे को बोले कि आर्मेचर चालकों का जो घुमाव है कम्यूटेटर खंडों पर वो घड़ी के क्लॉकवाइज है तो प्रोग्रेसिव है, और एंटी क्लॉकवाइज है तो रेट्रोग्रेसिव है। अगर प्रोग्रेसिव में अगर पूछ ले कभी भी, जैसे तुम्हारे इसमें आया था, एनवीएस में भी आया था, एलएमआरसी में भी, तुम्हारा आईटी वाले पेपरों में भी आया हुआ है, उसने ये दे दिया कि जैसे एलएमआरसी में तो सवाल है कि ट्रिप्लेक्स लेप वाइंडिंग है, उसमें कम्यूटेटर पिच का मान क्या होगा, 1 2 +3 -3, ऐसे का सवाल था, तो माइनस प्लस, प्रोग्रेसिव है तो प्लस का 3 आएगा, रेट्रोग्रेसिव होगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, एक ऐसा ही सवाल आया था कि तुम्हारा ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स के लिए कम्यूटेटर पिच का मान क्या होगा, तो पहले तो उसने ड्यूप्लेक्स दे दिया तो 2 आएगा, और सिंप्लेक्स दे दिया तो 1 आएगा, 2 और 1 आएगा। कई बार अपने उल्टा पढ़ लेते हैं, 1 और 2, 1 और 2 भी ऑप्शन में, ऐसे तुमको आइडिया लगाना है, याद रह जाएगा। एनवीएस में क्या हुआ था कि इसके ऐसे डायग्राम दे दिए तुम्हारे को, ठीक है, और तुम्हारे को सवाल पूछ लिया कि ये वाइंडिंग कौन सी है, ये है वो है, सब 2-3 चीजें बताऊंगा तुमको, कल करवाऊंगा, याद देखेंगे। तो यहां से ध्यान रखना, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर ये बात ध्यान में है ना कि आर्मेचर जो तुम्हारे चालक है वो घड़ी के घुमाव की दिशा में है, तो तुम्हारा कौन सा है प्रोग्रेसिव, और घड़ी के घुमाव के विपरीत दिशा में तो कौन सा है रेट्रो, हिंदी में इसको प्रगामी और उसको प्रतिगामी। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां जब तुम लोग इनकी एक्टिव साइडें देखोगे ना, इसकी ये एक दूसरे को काटती हुई नहीं दिखती, लेकिन जब यहां देखो तो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि इसमें एक दूसरे के ऊपर होता है, उसको ओवरलैप बोलते हैं। ये भी सवाल तुम्हारे पूछा था कि किस प्रकार के वाइंडिंग में चालक जो होते हैं वो एक दूसरे पर ओवरलैप है, ओवरलैप को हिंदी बोलते हैं अति व्याप्त होते हुए दिखाई प्रतीत होते हैं, तुम्हारा ये। ठीक है, तो मैं इनकी परिभाषा लिख देता हूं, देखो एक तो अपने पास है प्रोग्रेसिव, और ये ध्यान रखना आर्मेचर चालकों के कनेक्शन है, ध्यान रखना कनेक्शन कितने प्रकार के होंगे, 2। हालांकि पेपर में सवाल ऐसा कुछ नहीं आएगा कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, पेपर में सीधा प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव रहेगा।
तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है, इसके अंदर देखो पहली लाइन तो ध्यान रखना कि चालकों का जो घुमाव होगा वो कैसे होगा, चालकों का घुमाव जो होता है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज, पहली चीज। दूसरी बात क्या याद रखेंगे, कम्यूटेटर पे सीधा वाई से लिख देता हूँ क्या, वाई से लेंगे पॉजिटिव। फिर ध्यान रखना कि एक्टिव साइडें जो होती है एक दूसरे को नहीं काटती, एक्टिव साइड जो होती है ओवरलैप नहीं करती, ओवरलैप नहीं करती है। अगर इसी के अपने इसका डायग्राम नीचे बना देना। रेट्रोग्रेसिव की अगर मैं बात करूं, तो रेट्रोग्रेसिव के अंदर ध्यान रखना, पहली चीज तो ध्यान रखना कि चालकों का जो घुमाव होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा ध्यान में रखना, क्या याद रखेंगे, कम्यूटेटर भी चलेंगे माइनस के अंदर। फिर ध्यान रखना कि चालक जो होंगे क्या करते हैं, ओवरलैप या काटते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग दोबारा देखो, देखो कम्यूटेटर पिच का मतलब क्या होगा कि एक ही कुंडली के जो दोनों एक्टिव साइड है वो कम्यूटेटर पर कहाँ जुड़ेगी, सिंप्लेक्स तो प्लस माइनस एक, डुप्लेक्स तो प्लस माइनस दो, ऐसे ध्यान रखना। लेप वाइंडिंग में ध्यान रखना है, वेव वाइंडिंग के अंदर इसका फार्मूला याद रखना है, जेड प्लस माइनस दो, जेड चालक है ध्यान रखना, सी कॉइल है, और प्लेक्स तुम्हारे को जरूर लेने पड़ेंगे। ठीक है, फिर में ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा जो प्लस माइनस 1 2 3 4 याद, प्लस कब लोगे प्रोग्रेसिव के लिए, माइनस कब लेंगे रेट्रो। कम्यूटेटर पिच कभी भी निकालोगे तो हमेशा ध्यान रखना एक कॉइल की जो दूसरी साइड है उसमें से पहली साइड की खंड पर दूरी माइनस करेंगे, ध्यान में रखना। फिर तुम्हारे पास क्या था, बैक पिच फ्रंट पिच। इस डायग्राम को देखना कि एक ही कॉइल की जो दोनों एक्टिव साइड, पीछे से देखेंगे तो दोनों एक्टिव साइड दिखेगी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपने दो बंदे खड़े हैं, अब मान लो यहाँ एक बंदा खड़ा, जंजीर बनाते हैं ना, दो बंदे समझ लो जंजीर बना खड़े, दोनों का हाथ यहाँ पर है। जब मेरे को बैक साइड से देखेंगे ना यहाँ से, तो मेरे दोनों हाथ इधर दिखेंगे, तो दोनों एक्टिव साइड जो के उनके बीच की दूरी। फ्रंट जब देखोगे तो तुम लोग यहाँ देखेंगे, तो मेरी तो दूसरी साइड होगी, उसकी कौन सी होगी, रिजल्टेंट देखेंगे तो मेरी पहली साइड देखेंगे, उसकी भी क्या देखेंगे, याद रह जाएगा। फिर ध्यान में रखना, लेप वाइंडिंग होगी उसके अंदर तो ध्यान रखना बैक पिच में से फ्रंट पिच माइनस करेंगे या फ्रंट में से माइनस करेंगे बैक, वो डिपेंड करेगा प्रोग्रेसिव रेट्रो। प्रोग्रेसिव के अंदर बैक पिच बड़ी होती है, रेट्रोग्रेसिव में फ्रंट पिच बड़ी होती है। इसमें हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, फिर ये तुम्हारे को परिभाषा ही तुमको मैंने बता दी। फिर ध्यान रखना एवरेज पिच, एवरेज दोनों का जोड़ करके 2 से भाग देना है, राशि हुई बड़ी राशि हुई। लेकिन वेव वाइंडिंग में ध्यान रखना इसका फार्मूला वही है जो तुम्हारी कम्यूटेटर पिच का है। ठीक है, इस फार्मूले पर कल 2-3 बातें सीखेंगे। फिर कम्यूटेटर खंडों की संख्या पूछ ले किस बात पर डिपेंड करेगी, तो वो डिपेंड करेगी तुम्हारी कुंडलियों पर। यह इसको लिखाता है वाइंडिंग एलिमेंट। ठीक है, फिर ध्यान रखना ब्रश की संख्या अगर पूछ ले, और चालकों का आधा होता है, ध्यान में रखना पेपर में चालक भी देगा, चालक नहीं करना अपने को करना। ब्रश की संख्या पूछ ले तो धारा की मात्रा पर डिपेंड करेगा। ब्रश की संख्या कैसे निकालेंगे, फार्मूला ये याद रखना तुम्हारे को, पोल इंटू प्लेक्स। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि लेप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या किस बात पर डिपेंड करती है, ऑप्शन में होता है पोल प्लेक्स दोनों, तो ध्यान रखना दोनों करोगे। अगर ऑप्शन में प्लेक्स नहीं है फिर तुम्हारा पोल ही बचेगा। ब्रश की स्थिति कहाँ होती है, स्पार्क प्लग, कम्यूटेशन करना है तो तुम्हारा एमएनए आएगा। फिर ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल डिग्री है मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल डिग्री का मतलब ये होगा कि अंदर जब आर्मेचर घूमेगा तो उसमें एसी के कितने साइकिल बनेंगे, और मैकेनिकल का मतलब जब तुम लोग उसको राउंड देते हो तो एक राउंड में वो कितनी दूरी तय करता है, तो एक राउंड हमेशा पूरा गोल चक्कर बनता है, वर्त बनेगा, इसका मतलब 300। तो मैकेनिकल डिग्री तो पूरा 360 ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ ले किस बात पर डिपेंड करेगा,
पोलों पर। पोल के साथ साथ एक बात पर और भी गिरेगा, चक्रण पर। ये मैंने जो 180 इंटू पोल ये एक साइकिल का लिया। अगर मैं साइकिल 2 लेता हूं तो पोल भी तो 2, फ्रिक्वेंसी भी तो डबल हो जाएगी। एक बार में अगर 2 साइकिल बन रहे हैं, अगर मैं इसको स्पीड तेज कर देता हूं कि 1 सेकंड में अगर मैं इसकी 2 बारी राउंड करवाता हूं तो इसके अंदर पोल की संख्या, ये भी संख्या क्या होगी? तो यही तो होता है ना कि अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने का मतलब अंदर वाले साइकिल बढ़ गए। ये सवाल एसएससी इसमें आया था पीएचडी जेई में। अब ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री का रिलेशन निकाल देना, कितने पोल पर बराबर होती है, तो 2 पोल पर होगी, ध्यान में रखना। फिर ध्यान में रखना कि एसी के साइकिल डिपेंड किस बात पर करेंगे? पोलों पर। ठीक है, पोल का आधा करोगे तो एक साइकिल जब 1 राउंड लेगा तो ध्यान रखना उसमें तुम लोग एसी के साइकिल निकाल लोगे। और फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ये से बनता है। स्लोट एंगल अगर पूछ ले मैकेनिकल, हालांकि मैकेनिकल पेपर में आज तक नहीं पूछा, वो इलेक्ट्रिकल ही पूछेगा। मैकेनिकल पूछेगा तो 360 को 30, 36, 72 जितना भी देता भाग दे देना। इलेक्ट्रिकल पूछे तो कुल इलेक्ट्रिकल दूरी तुमको निकालनी पड़ेगी और उसका फार्मूला 180 इंटू पोल है। फिर सिंगल एयर डबल एयर तुम्हारे को ध्यान में खांचे पोल पाल दिमाग में सेट हो जाएगा, निकाल दो कैसे निकालना है। फिर ध्यान में रखना एक प्रोग्रेसिव रहेगा, रेट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस का मतलब तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। डायग्राम को देखोगे तो क्लॉकवाइज दिशा में घुमावे और वहां एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें चालक एक दूसरे को यहाँ से देखे तो नहीं काटते हुए दिखते, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं ना ऐसे, तो एक दूसरे को काट काट के चलते हैं। ठीक है, फिर ध्यान में रखना कि इसमें कम्यूटेटर भी प्लस में चलेगी, इसमें चलेगी माइनस के अंदर, ये इसका है। ठीक है, तो वो आज वो सिस्टम हो गया खत्म। कल अपने बात करेंगे इसके अंदर कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रश लीड या सॉरी ब्रश लीड क्या, फच्चर पढ़ेंगे। ठीक है, कफिंग पढ़ेंगे, होल्डर पढ़ेंगे। ठीक है, एक्साब्लेट से उसको बाहर निकालते हैं, उसको ओवरिंग बोलते हैं, वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और लेप और वेव वाइंडिंग पढ़ेंगे। लेप वाइंडिंग में चीज प्रतिरोध दे दिया तो वेव का कैसे निकलेगा, वोल्टेज दे दिया तो कैसे निकलेगी, धारा दे दी तो कैसे निकलेगी, दोनों में रिलेशन सीधे सीधे फार्मूला सेट किए उससे अपने निकाल देंगे सारा। ठीक है, और फिर अपने बात करें एसी वाइंडिंग। एसी वाइंडिंग के डायग्राम दिमाग में रखने और कुछ नहीं याद रखना। डायग्राम मैं तुमको दिखाऊंगा, उनको याद है कैसे रखना वो बता देंगे। कल वाइंडिंग खत्म कर देंगे। ठीक है।